गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। सो आज हमारा पीआईएल का नेक्स्ट लेक्चर है, जहां हमारा जो यूएनओ का टॉपिक कल खत्म हुआ है 2-3 लेक्चर के अंदर, उसके हम पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। हमने बहुत डिटेल में, बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल से चीज़ों को हमने यूएनओ को बहुत ही आसान सुंदर भाषा में डिस्कस किया है। अगर आपको यूएनओ का एक एक पॉइंट बहुत आसान लैंग्वेज में समझना है ना, तो हमारे जो यूएनओ के 3 लेक्चर हुए हैं वो जाके देख लो, आपको पूरा यूएनओ समझ में आ जाएगा। बशर्ते यूएनओ के अंदर जो एक एक बात आपको बताई गई है वो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, कैसी चीजों को याद रखना है, सारी टिप्स और ट्रिक्स भी मैंने आपको लेक्चर्स में डिस्कस की है, वो जाके लेक्चर्स जरूर देख लेना। आपके यूएनओ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपके क्वेश्चन सारे ठीक होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने लेक्चर्स देख लिए हैं। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ साथ अगर किसी भी स्टूडेंट को हमारे इस बैच के जूरिस्प्रूडेंस के और कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स परचेज करने हैं तो वो हमें ईमेल कर सकता है। ईमेल आपको इस वीडियो के पिन कमेंट पे पता चल जाएगा और वहीं से आपको नोट्स की फीस भी पता चल जाएगी। इसके साथ साथ किस सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज और किस सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, कितने प्राइस पे करवा रहे हैं, ये भी आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको पिन कमेंट से पता चल जाएगी। आप वहां से प्राइस वगैरह चेक करिए और हमें ईमेल करो जो जो चीज आपको परचेज करनी है। और आपको अगर जो चीज परचेज करनी है प्लीज 1-2 ईमेल में बता दिया करो और परचेज कर लिया करो, क्योंकि इतने सारे ईमेल करते रहते हो, जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एक दिन में ईमेल आते हैं, फिर किसी का जवाब नहीं दे पाती हूँ तो वो बार बार मेल करते रहते हैं, तो भाई वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार नहीं हो सकता है 1-2 दिन बाद में उनको चेक कर पाती हूँ। ठीक है, तो एक साथ में अपनी बात लिख दिया करो और जो भी आपको परचेज करना है आप अगले या मेल में ही कर लिया करो। ठीक है, ताकि आपकी चीजें आसान हो जाए, मेरे लिए भी आसान हो जाए, आपके लिए भी आसान हो जाए, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा इससे। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको परचेज करनी है मुझे बता देना और ईमेल कर देना। एक ही ईमेल में अपनी चीजें लिख दिया करो, 20-25 फालतू वर्ड लिख लिया करो। ठीक है, मेरा भी काम आसान हो जाएगा, तुम्हारा भी काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों के पास मेरे टीममेट का नंबर गया हुआ है तो प्लीज वो नंबर से ही कांटेक्ट किया करो जो भी उनको चीजें परचेज करनी है। ठीक है, जिन बच्चों के पास भी नंबर गया हुआ है वो भी मेल से ही बात कर रहे होते हैं, तो जिनके पास कोई डाउट है, उनका कोई भी ऐसा नोट्स वगैरह से चीजें पूछनी है रिलेटेड, तो वो आप हमें नंबर जो है आपके पास उस पर आप मैसेज कर दिया करो। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, जहां हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यूज ऑफ यूएनओ के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखना किस तरीके के पीवाईक्यूज आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, पूछे जा रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट देखो, पहला क्वेश्चन देखो जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट दे रखा है। कह रहा है यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन मैंने बताया था, इसको एस्चन प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, ASHESON, एस्चन प्लान भी बोलते हैं, जिसको जनरल असेंबली ने पास किया था 3 नवंबर 1950 को। ठीक है, तो ये कह रहा है यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, इसको पास किया था 1950 में। ये बात ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। जहां पहला स्टेटमेंट नहीं है वो ऑप्शन काट दो। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए सब में ये दे रखा है। चलो भाई दूसरे पे जाते हैं। कह रहा है यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, इसको पास किया गया था जनरल असेंबली द्वारा। ये भी ठीक है हमारा स्टेटमेंट। जहां बी नहीं है उसको काट के देखते हैं भाई, बी भी सब में दे रखा है। सी देखते हैं, ये कह रहा है यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, इसको सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया था। ये बात तो गलत है, क्योंकि मैंने बताया इसको जनरल असेंबली ने पास किया था। ठीक है, तो सी पॉइंट हमारा गलत है। जहां जहां सी दे रखा है वो काट दो। पहले में नहीं है, ABCD यहां दे रखा है, ABDE ABE यहां नहीं है, तो A C और D में से ही हमारा आंसर निकल के आएगा। डी ऑप्शन देखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये बात ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिक्योरिटी काउंसिल का जो टॉपिक मैंने आपको करवाया था, वहां बताया था कि सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। जहां डी नहीं है उसको काट दो। ABD इसमें है, ABD इसमें भी है, ABE इसमें नहीं है, तो हमारा ए में से सही आंसर निकल के आएगा और हमारा सी में से सही आंसर निकल के आएगा। तो ई ऑप्शन हमारा डिसाइडिंग मैच क्वेश्चन बन गया। पूरा क्वेश्चन यही डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो देखते हैं ई क्या कह रहा है।
ये कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल असेंबली की। ये बात गलत है क्योंकि मैंने बताया कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सिक्योरिटी काउंसिल की। तो ई ऑप्शन हमारा गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर बचा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा आज का, उसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। समझ आई बात। तो ये सारी चीजें हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगी। ये सारे पॉइंट्स हमने आपको लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाए हैं, बहुत डिटेल में इनके बारे में बातें हुई हैं। तो जाके लेक्चर्स देख लेना और नोट्स हमसे परचेज कर लेना। समझ आई बात। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन निकला है यूएनओ से। अगला क्वेश्चन भी हमारा किस चीज का है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। देखते हैं किस चीज के बारे में बात हो रही है। ये कह रहा है कि आर्टिकल 2 क्लोज 4 है। आर्टिकल 2 मतलब हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन की बात करता है। तो आर्टिकल 2 क्लोज 4 ऑफ द यूएन चार्टर कंटेन्स द प्रपोजिशन ऑफ द यूनिलेटरल यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट थ्योरी बाय स्टेट्स इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन। ये बात ठीक है कि कल मैंने आपको बताया, परसों के लेक्चर में मेरे ख्याल से, या परसों के लेक्चर में मैंने आपको बताया था शायद, या उससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आर्टिकल प्रिंसिपल्स है यूएनओ के, उसके आर्टिकल 2 क्लोज 4 में ये बताया गया है कि यूएन जो है वो उसके सारे मेंबर्स को क्या है, फोर्स को यूज करने से या थ्रेट थ्योरी को जो यूज करने से अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में उस पर क्या करता है, एक प्रोहिबिशन लगाता है। तो आर्टिकल 2 क्लोज 4 हमारा ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा ठीक है। जहां ए नहीं है उस ऑप्शन को काट दो। तो ए बी, यहाँ ए है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा बच गया, डी ऑप्शन हमारा कट गया। तो ए बी सी यहां से सही आंसर निकल के आएगा। तो ये कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है कि देर आर नो एक्सेप्शन टू द अबव। ये कह रहा है कि इस जो आर्टिकल 2 क्लोज 4 है इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये बात गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल हमारा जो 51 है और आर्टिकल 42 है, ये दोनों ही इसके एक्सेप्शन बनते हैं। याद है मैंने आपको बताया था। तो हमारा आर्टिकल जो बी पॉइंट है ये गलत है, तो बी पॉइंट का जहां जहां है वो उसको काट दो। देखो ए बी यहाँ दे रखा है, ये कट गया। ए सी डी यहाँ नहीं है, ये आंसर हो सकता है पॉसिबल। ए सी ई यहाँ नहीं है, तो इन दोनों में से ही हमारा आंसर निकल के आएगा। अब देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन क्या है। ये कह रहा है कि यूएन चार्टर मेक्स एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 2 क्लोज 4 इन इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस एज इन आर्टिकल 51। ये बात ठीक है। यहाँ मैंने बताया था कि आर्टिकल 51 क्या इसका एक्सेप्शन है, जो कह रहा है कि आप कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस में या इंडिविजुअल सेल्फ डिफेंस में क्या कर सकते हो, क्या आप उसके दूसरी कंट्री के अगेंस्ट, दूसरे स्टेट के अगेंस्ट फोर्स का यूज कर सकते हो। मतलब अगर आप पे एक स्टेट तो फोर्स यूज कर रहा है, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या किसी दूसरी कंट्री की हेल्प आप कर रहे हो, तो उसके सेल्फ डिफेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, उस पर फोर्स का यूज कर सकते हो। तो ये आर्टिकल 51 कहता है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, और सी दोनों में दे रखा है, ई भी दोनों में दे रखा है। ई कह रहा है स्टेट्स हैव अ ड्यूटी टू रिफ्रेन फ्रॉम प्रोपोगेंडा फॉर वॉर्स ऑफ एग्रेशन। कह रहा है कि स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो जो वॉर वगैरह है इनसे दूर रहे, इनको प्रोहिबिट करे। तो ई पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है। डी देखते हैं, डी हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है। डी कह रहा है कि स्टेट में यूज और एनकरेज द यूज ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मेजर्स टू कोर्स अनदर स्टेट। ये कह रहा है कि स्टेट क्या कर सकता है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मेजर्स को यूज कर सकता है, या तो एनकरेज करने यूज कर सकता है या एनकरेज कर सकता है यूज करने के लिए, ताकि दूसरे स्टेट पे दबाव बनाया जा सके। ये बात गलत है, ये हमने यूएन में कहीं पे भी बात नहीं पढ़ी है। ठीक है, ऐसा कर ही नहीं सकता स्टेट की इकोनॉमिक या पॉलिटिकल मेजर्स का यूज करके दूसरे स्टेट को पे दबाव डाले किसी चीज को करने के लिए। ठीक है, उसको फोर्स करे किसी चीज को करने के लिए। तो डी पॉइंट हमारा गलत है। तो डी जहां है ये काट दो। देखो बी ऑप्शन में डी दे रखा है, ये कट गया। तो सी ऑप्शन हमारा क्या बचता है, करेक्ट आंसर बचता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल रहा है कि किस तरीके के उलझा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपके तभी ठीक हो सकते हैं जब आपने हमारे लेक्चर को कम से कम 2 बार देखा हो, नोट्स को कम से कम 7-8 बार रिवाइज किया हो, एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, एक एक लाइन आपको, एक एक आर्टिकल आपको अच्छे से याद हो, तभी आपके जाके ये क्वेश्चंस ठीक होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगेन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है ये स्टेटमेंट हम देखते हैं।
तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन हमें देखना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है। तो कह रहा है कि द प्रियम्बल ऑफ द यूएन चार्टर सेज वी द पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मैंने बताया था जब आपको प्रियम्बल से रिलेटेड स्टेटमेंट बताई थी कि ऐसी स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो जहां कोमा लगा है, इन्वर्टेड कोमा लगे हैं, सारे आपको याद रखना है। तो द प्रियम्बल ऑफ द यूएन चार्टर सेज वी द पीपल, यहां कोमा लगा है और यहीं इसमें कोमा लगाया गया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। जहां जहां ए नहीं है उसको काट दो। बी एंड सी, यहाँ ए नहीं है, ये कट गया। ए यहाँ है, ए यहाँ है, इसमें नहीं है। देखो बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि द प्रियम्बल ऑफ द यूएन चार्टर सेज वी द पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ कोमा नहीं लगा है। तो यहाँ जब कोमा नहीं लगा है तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए हमारा दोनों पॉइंट में बी गलत है। ठीक है। डिसाइडिंग फैक्टर बचता है सी और डी में, यानी ई ऑप्शन भी हमारा गलत है। ये कह रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईसीजे की, नहीं, ये किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिक्योरिटी काउंसिल की। ठीक है। तो डी पॉइंट कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल असेंबली की, ये भी गलत है। यानी डी पॉइंट जहां है वो काट दो। देखो ए और डी, यहाँ डी दे रखा है, ये गलत है। तो ए और सी क्या है, हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, ये किसकी है, सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो ए और सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट निकल के आता है। समझ आई बात। तो यहां से आपको पता चल गया कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, स्पेशली यूएनओ से। या तो आर्टिकल वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सारी चीजें आपको हमारे लेक्चर्स में इंक्लूडेड मिलेंगी। बहुत ध्यान से आपके लिए लेक्चर बनाए गए हैं, तो ध्यान से उनको समझो और अच्छे से उनको 2 बार कम से कम बैठ के देखो। ठीक है। एक बार तो जब आप नोट्स वगैरह बना रहे हो कुछ बच्चे, या फिर अपना ध्यान इतना ध्यान से नहीं सुना जाता, लेकिन जब आप दूसरी बार ध्यान से सुनते हो ना, वो चीजें यहाँ याद हो जाती है। ठीक है। क्योंकि हम ऑडियो विजुअल वाला जो ये फंडा है ना फोन का, ये ना बड़ा कमाल की चीज है कि कई बार आपको एग्जाम में क्या होता है कि चीजें ना वैसे याद नहीं रहती हैं हमने जो पढ़ी है, लेकिन हमने किसी चीज को सुना है और देखा भी है, विजुअली देखा है, तो वो चीज हमारे दिमाग में ना कहीं परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो जब भी उससे रिलेटेड कोई पॉइंट आता है तो वो हमारी जो परमानेंट मेमोरी है वो हमें याद आ जाती है कि हाँ भाई ये चीज हमने उस लेक्चर में उस पॉइंट पे देखी थी, तो दिस कुड बी द आंसर। ठीक है। तो वहां पर हमारा एक चीजें समझ में आ जाती है हमें। तो इसलिए ऑडियो विजुअल का मेथड हमेशा से करेक्ट, बहुत बेस्ट मेथड रहा है स्टडी का। ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा बोलते हो कि लेक्चर्स को कम से कम 2 बार देखो। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि नोटेम बोहम केस डील्स विद नेशनैलिटी। नेशनैलिटी का क्वेश्चन आ गया बीच में। ये कह रहा है कि नोटे बोहम केस है, ये नेशनैलिटी से डील करता है बाय नेचुरलाइजेशन। ये मैंने बताया था नेचुरलाइजेशन का ही एक केस है, तो ये तो हमारा वैसे ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है डेट एंड ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन। ये कह रहा है कि किस साल में और किस तारीख को यूएन को एस्टैब्लिश किया गया था। तो मैंने आपको बताया था 24 अक्टूबर 1945 को तो ये एनफोर्स हुआ था, और 24 जून 1945 को ये अडॉप्ट किया गया था। तो ये एस्टैब्लिशमेंट की डेट पूछ रहा है, तो 24 अक्टूबर होनी चाहिए। देखो यहाँ 24 अक्टूबर कहाँ दे रखा है, तो 24 अक्टूबर 1945। तो ए का ऑप्शन 4th होना चाहिए। तो ए का ऑप्शन जहां 4th नहीं है उसको काट दो। ए फर्स्ट दे रखा है, वैसे ही कट गया। ए का 3rd वैसे ही कट गया। ए का 4th, ए का 4th, तो इन दोनों में से ही पॉसिबल आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन डी और ऑप्शन सी में से ही पॉसिबल आंसर निकल के आएगा। चलो देखते हैं अगला क्या पूछ रखा है। ये कह रहा है कि फर्स्ट सिक्योरिटी काउंसिल ये कब बनाई गई थी। तो फर्स्ट सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने सिक्योरिटी काउंसिल का टॉपिक आपको करवाया था, तो मैंने बताया था कि 12 जनवरी 1946 को फर्स्ट सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी। तो देखते हैं कि कहाँ दे रखा है 12 जनवरी। 12 जनवरी देखो बी का ऑप्शन 3rd होगा, तो जहां बी का ऑप्शन 3rd है वो हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा। बी का 2nd तो ये कट गया, तो यानी कि डी हमारा करेक्ट आंसर निकला, क्योंकि यहाँ बी का 3rd ऑप्शन दे रखा है। ये देखो बी का 3rd। ठीक है। तो देखो सी क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पेरिस डिक्लेरेशन ऑन सैंक्शंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये हमारे नोट्स में नहीं है, तो आप ये इंक्लूड कर सकते हो कि जो पेरिस डिक्लेरेशन हुई थी ऑन सैंक्शंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ये कब हुई थी,
सी पॉइंट का हमारा फर्स्ट ऑप्शन निकल के आएगा 2 मई 1981 को। तो अपने नोट्स में कहीं ना कहीं लिख लेना, क्योंकि आगे ये पूछा जा सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। ठीक है, कई चीजें ना रिपीटेड होती हैं, तो ये चीज पूछी जा सकती है, इसलिए इसको कहीं ना कहीं नोट्स में लिख लेना। उसके बाद कह रहा है कि मिस्टर बोट्रोस गाली टुक ओवर एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। ये कह रहा है मिस्टर बोट्रोस गाली ने सेक्रेटरी जनरल के रूप यूएन में कब वो सेक्रेटरी जनरल बने थे, तो डी का सेकंड ऑप्शन बचा है 1 जनवरी 1992 को। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमारे नोट्स में नहीं है, तो प्लीज आप इनको नोट्स में इंक्लूड कर लेना। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है हमारा 5th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा क्या है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है ये। 1 सेकंड रुको भाई, पानी पी लेते हैं, प्यास लगी है हमें। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोरोगेटम से आया। कल के लेक्चर में आईसीजे में मैंने आपको आर्टिकल 36 क्लोज 1 में बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोरोगेटम। ये कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, ए स्टेटमेंट दी है that the operation of the doctrine of forum prorogatum has not been envisaged under the UN Charter or the statute of ICJ। ये कह रहा है कि जो फोरम प्रोरोगेटम की डॉक्ट्रिन है, ना तो ये स्टैच्यूट में, आईसीजे के स्टैच्यूट में, ना ही यूएन चार्टर के स्टैच्यूट यूएन चार्टर में दी गई है। ये बात ठीक है, तो ए स्टेटमेंट हमारी ठीक है। जहां ए नहीं है वो काट दो। देखो यहाँ ए है, इसमें भी ए है, ये गलत है, सॉरी ए इसमें नहीं है तो ये कट गया, ए यहाँ पे भी है। तो बी ये पॉइंट देखते हैं। ये कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोरोगेटम ये ऑपरेट नहीं होगी, मतलब यूज नहीं होगी जहां पर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है रैशने परसोने पर। रैशने परसोने मतलब जुरिस्डिक्शन ओवर अ पर्सन। ठीक है, तो ये बात गलत है, क्योंकि ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है इसके बारे में, ऐसी कोई चीज है ही नहीं इसके बारे में। तो बी ऑप्शन जहां जहां दे रखा वो काट दो, यहाँ नहीं है, यहाँ देखो इसमें है। तो हमारा पहला और दूसरे ऑप्शन में से ही पॉसिबल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो सी जो है वही हमारा क्या बनता है, एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। डी ऑप्शन देखते क्या कह रहा है। पहले कह रहा है कि द प्रिंसिपल अंडरलाइंग डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोरोगेटम वाज इनंशिएटेड बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द आइलैंड ऑफ पाम्स केस। गलत बात है, इससे रिलेटेड कोरफू केस था जो कि आईसीजे ने डिसाइड किया था। ठीक है, ये बात गलत है, तो डी ऑप्शन वैसे ही हमारा गलत है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोरोगेटम एक अफोर्ड एन इनफॉर्मल वे फॉर अ स्टेट टू एक्सप्रेस कंसेंट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ये बात ठीक है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोरोगेटम कहता है कि एक स्टेट को अपनी एक्सप्रेस कंसेंट देनी होगी, तभी वहां पर क्या है आईसीजे की जुरिस्डिक्शन आएगी उस मैटर के अंदर। ठीक है, तो एक वॉलेंटरी जुरिस्डिक्शन का पार्ट है, तो ए और सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसकी वजह से हमारा जो बी ऑप्शन है वो इस आंसर का करेक्ट, क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करवाई है, लेक्चर में ध्यान से समझाई है, तो जाके वो चीजें समझ लेना भाई, जहां जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे। ये कह रहा है कि in accordance with which of the following article of UN the affirmative vote of 9 members of the Security Council including the permanent members is necessary for all important matters। ये कह रहा है कि इन यूएन चार्टर के कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो अफर्मेटिव वोट है 9 मेंबर्स के, सिक्योरिटी काउंसिल के 9 मेंबर्स के, और जिसके अंदर अफर्मेटिव वोट चाहिए जिसमें परमानेंट मेंबर्स भी इंक्लूड किए गए हैं, वो नेसेसरी है फॉर ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स। इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो आर्टिकल 27 मैंने बताया था, और एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल 27 पैरा 3 इसके बारे में बात करता है। नॉन प्रोसीजरल मैटर्स में ये वोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 27 देखो कहाँ दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि क्या चीजें बात की गई है, और मैंने आपको एग्जैक्ट ये चीजें समझाई है कि आर्टिकल 27 में इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है। तो यहाँ पे पैरा भी आपको ध्यान रखना है, कई क्वेश्चन पैरा से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का अगेन क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शंस कहाँ दे रखे हैं भाई, ये देखो यहाँ इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमारा देखते हैं क्या क्या दे रखा है। एक तरफ प्रोविजन दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके आर्टिकल दे रखे हैं।
तो ये कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ इकोसोक, इकोसोक की कंपोजिशन कहाँ दे रखी है। मैंने आपको बताया था इकोसोक है जो, ये आर्टिकल 61 से लेकर 72 में दे रखे हैं, जो कि चैप्टर 10 में मेंशन किए गए हैं। याद है, इकोसोक से रिलेटेड चैप्टर 10 है आर्टिकल 61 से 72 में, और इसे कंपोजिशन भी मैंने बताई थी आर्टिकल 61 में मेंशन कर रखी है। ठीक है, मैंने सारी चीजें आपको समझाई थी। आर्टिकल 61 में क्या क्या कंपोजिशन है वो देखने के लिए आपको हमारे यूएनओ का जो लेक्चर्स है वो जाके देखने होंगे। ठीक है, तो इसकी देखो आर्टिकल 61 में कंपोजिशन है, यहाँ आर्टिकल 75, 6, 5, 61, तो ए का ऑप्शन होगा फोर्थ। ठीक है, उसके अलावा ट्रस्टीशिप ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल की जो कंपोजिशन है वो कितने कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 75 में है। जो मैंने आपको बताई थी कि इसके जो आर्टिकल्स है वो कहाँ से शुरू होते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल चैप्टर 13 के अंदर मेरे ख्याल से मेंशन कर रखा है। उसके अलावा एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, ये कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में से किसी मेंबर को एक्सपेल करना है तो इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो मैंने बताया था आर्टिकल 6 इसके बारे में बात करता है, और आर्टिकल 5 बात करता है सस्पेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूएन के बारे में। याद है, तो आर्टिकल 6 यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है, और सस्पेंशन की बात कर रखी है आर्टिकल 5 के अंदर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको नोट्स में करवाई है। ठीक है, तो देख रहे हो कि सारी चीजें नोट से आ रही है, भले ट्रिकी ब्रिकी बना के पूछे हुए हैं कई क्वेश्चंस, लेकिन वो नोट से ही है अगर आपने ध्यान से चीजों को समझा है तो। ठीक है, तो देखो ए का फोर्थ होना चाहिए, बी का फर्स्ट होना चाहिए, पहले तो ये चेक कर लो, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट यहाँ है, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। ए का फर्स्ट है इसमें ये कट गया, ए का थर्ड इसमें ये कट गया, ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है यहाँ पे, तो ये कट गया, तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट यहाँ पे है, तो हमारा क्या होगा, 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो समझ आई किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और इस तरीके से मेरे ख्याल से आप तैयारी भी कर पाओगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक सेकेंड। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन इज अ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो देखनी है कि क्या क्या है। ये कह रहा है अंडर आर्टिकल 36 क्लोज 2 जो आईसीजे का स्टैट्यूट है उसमें जो कंपलसरी जुरिस्डिक्शन दी गई है आईसीजे की, वो दी गई है कि किस किस मैटर में कंपलसरी जुरिस्डिक्शन होगी। मैंने बताया था ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये देखो यही ऐसा ही क्वेश्चन एक इंक्लूड किया गया है। तो ये कह रहा है अंडर आर्टिकल 36 क्लोज 2 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, जो स्टेट पार्टी है टू द स्टैट्यूट में कन्फर कंपलसरी जुरिस्डिक्शन अपॉन द आईसीजे किस किस मैटर के अंदर। एक तो मैंने बताया था इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी पे है, तो पहला ऑप्शन ठीक है हमारा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी। एनी क्वेश्चन ऑफ नेशनल लॉ, नेशनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, नेशनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था भाई, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड था, है ना। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, तो बी ऑप्शन गलत है हमारा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इफ एस्टैब्लिश्ड वुड कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई ऐसा फैक्ट एग्जिस्ट करता है जिसको प्रूव अगर कर दिया गया और जिससे साबित हो जाता है कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का ब्रीच कर रहा है, तो वहां पे कंपलसरी जुरिस्डिक्शन आएगी। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। दूसरा कह रहा है कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द सेपरेशन टू बी मेड फॉर द ब्रीच ऑफ डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन, ये भी नहीं है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा निकल के आता है ठीक, बाकी गलत है। देखो पहला और तीसरा कहाँ दे रखा है, ओनली फर्स्ट, तो ये तो गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड ये भी गलत है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ यहाँ पे भी देखो, यहाँ मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, यहाँ थर्ड ऑप्शन आएगा, ये थर्ड ऑप्शन है भाई, तो इसको ठीक कर लेना। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी मेरे ख्याल से। तो 9th का आप बी ऑप्शन कर लेना, क्योंकि यहाँ थर्ड कर लेना। ठीक है, तो जो भी परचेज करो तो यहाँ पे ध्यान रखना थर्ड ऑप्शन कर लेना। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जहां फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। समझ आई बात। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और किस तरीके की चीजें आपको करवाई गई है, दोनों काफी सिमिलर है। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं, आपके लिए लेक्चर्स तैयार किए गए हैं, ताकि बिल्कुल टू द पॉइंट आपको स्टडी करवाई जाए, कोई बकवास ना हो। हर साइकिल में पैटर्न ना थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, और हर साइकिल में हम अपने नोट्स को उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं, उसी हिसाब से कुछ टॉपिक पीछे छूट जाते हैं,
मतलब कुछ टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और कुछ टॉपिक जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए उनको हम और ज़्यादा अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है, ताकि उनसे क्वेश्चन बार बार जो पूछे जा रहे हैं अब वो और ज़्यादा ध्यान दिए जा सके। तो इस तरीके से हर बैच के जो लेक्चर्स है वो आपको ज़रूर देखने चाहिए, ठीक है। पिछले बैच के भी लेक्चर्स आप देखो, क्योंकि हो सकता है वहां पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हो जो मैंने बता रखी हो और यहाँ पे इंक्लूड ना कर पाई हो मैं, तो इसलिए आप दोनों बैच के जो लेक्चर्स आप देख सकते हो, इतना टाइम आपके पास होता ही होता है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है द डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोरोगेटम, असर्शन की स्टेटमेंट है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोरोगेटम स्टेट्स द कोर्ट विल हैव अ जुरिसडिक्शन इन अ मैटर इन विच इट डज नॉट अदरवाइज हैव अ जुरिसडिक्शन। जहां पर उसको कह रहा है कि कोर्ट की सिर्फ उन्हीं मैटर में जुरिसडिक्शन होगी या जहां पे क्या है रिस्पोंडेंट की कंसेंट होगी टू द जुरिसडिक्शन सब्सिक्वेंट टू द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है, कि आगे प्रोसीडिंग चलाई जाने के लिए रिस्पोंडेंट स्टेट को अपनी कंसेंट देनी होगी वहां पे। तो ए स्टेटमेंट तो हमारा ठीक है। रीजन देखते हैं इसका ठीक है या नहीं, और ये इसको एक्सप्लेन करता है या नहीं ये भी हमें चेक करना होगा। ये तो रीजन की स्टेटमेंट देखते हैं पहले। द ऑपरेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोरोगेटम हैज बीन एनविसेज्ड अंडर द चार्टर ऑफ द यूएन एंड ऑल्सो द स्टैट्यूट ऑफ द आईसीजे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम प्रोरोगेटम है चार्टर ऑफ यूएन में एंड ऑल्सो आईसीजे स्टैट्यूट में एनविसेज की गई है। तो ये बात इसका रीजन ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। देखो मैंने आपको बताया था कहीं पर हैज नॉट बीन लिखा था और कहीं पे हैज बीन लिखा था, तो अब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेक कर लेना और उसी के अकॉर्डिंग जवाब देना। तो रीजन हमारा ठीक है और ये जो स्टेटमेंट है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसी का यही रीजन दिया गया था, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द यूएन, जो जनरल असेंबली है ये स्टैब्लिश करती है सब्सिडरी ऑर्गन्स एज इट डीम नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन। याद है मैंने आर्टिकल 22 बताया था आपको कि ये जनरल असेंबली क्या कर सकती है, यूएन के सब्सिडरी ऑर्गन भी स्टैब्लिश कर सकती है। देखो आर्टिकल 22 कहाँ दे रखा है, यहाँ देखो डी ऑप्शन में आर्टिकल 22 दे रखा है, ठीक है। तो ये है हमारा आर्टिकल 11th क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन। इनमें से कह रहा है कि कौन सा ऑर्गन यूएन का नहीं है। तो यूएन के ऑर्गन को याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जीएसटी इज इकोनॉमिक्स। याद है मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, जहां जी से जनरल असेंबली, एस से सिक्योरिटी काउंसिल, टी से ट्रस्टीशिप काउंसिल, आई से था हमारा आईसीजे, एस से था सेक्रेटरीट और इकोनॉमिक्स से था इकोसोक, ठीक है। तो देखो जनरल असेंबली इसका ऑर्गन है और ये ऑर्गन कहाँ मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल 7 में मेंशन किए गए हैं। याद है मैंने बताया था, है ना। तो जनरल असेंबली हमारा दिया गया है पहला ही ऑर्गन है जिसको मेंशन किया गया है हमारे चैप्टर, कौन सा चैप्टर था भाई इसका, अगर किसी को याद हो तो ये हमारा चैप्टर था भाई, चैप्टर 4 था कि चैप्टर 4 था मेरे ख्याल से, उसके अंदर मेंशन किया गया था। तो इकोसोक भी इसका ऑर्गन है, आईसीजे भी इसका ऑर्गन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका ऑर्गन नहीं है। और यहाँ पे पूछा गया कौन सा ऑर्गन नहीं है, तो 12th का क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसका 12th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। 13th जो क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि आईसीजे द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इंडीड अ सिना क्वा नॉन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंटर स्टेट रिलेशंस। ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, तो मैंने बताया था नगेंद्र सिंह ने ये स्टेटमेंट दी है। मैंने आपको ये स्टेटमेंट लिखवाई भी थी, मैंने आपको बताया था नगेंद्र सिंह ने दी है, हु वाज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ आईसीजे फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट जस्टिस ऑफ आईसीजे फ्रॉम इंडिया। याद है, तो नगेंद्र सिंह ने ये स्टेटमेंट दी थी और मैंने आपको बताई भी थी। तो ये इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो 13th का क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आगे भी काफी सारे क्वेश्चंस है, तो आप जब हमसे पीवाईक्यूज परचेज करोगे तब आगे के क्वेश्चंस लगा लेना। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से आप एनालाइज भी कर पाओगे और नोट्स को उस तरीके से पढ़ भी पाओगे,
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम आगे का जो टॉपिक है हमारा PIL के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। कहीं कोई डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करना, लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।